नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेंजर्स ग्राउंड देहरादून में आयोजित सरसा मेला 2024 का शुभारंभ किया है। उन्होंने प्रदेश भर के स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी अवलोकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं से बातचीत की और उनके उत्पादों के बारे में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने महिलाओं द्वारा निर्मित मंडुवे के बने केक की सराहना की। उन्होंने स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए दिए की खरीदारी कर ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरस मेले में महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद मातृशक्ति के परिश्रम नवाचार के प्रतीक है। तो सीएम ने महिलाओं से इस दौरान बातचीत भी की। वही खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई जिलों जैसे कि देवप्रयाग, थराली, हरिद्वार को बड़ी सौगात दी है। देवप्रयाग में टकोली से बगटवाल धार मोटर मार्ग का सुधारीकरण और डामरीकरण के कार्य के लिए बजट दिया है। आपको बता दें कि 9,65,44,000 का बजट दिया गया है। विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखंड घाट में नंदप्रयाग घाट, सुतौल, कनौल मोटर मार्ग सुधारीकरण, डामरीकरण के कार्य के लिए बजट दिया गया है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पेयजल निगम में कई कार्यों के लिए 20 करोड़ की स्वीकृति दी है। तो सीएम धामी ने दिवाली का तोहफा दे दिया है। वही खबर देहरादून से है, जहां धामी सरकार ने यूसीसी के लिए 7 कदम पूरे कर लिए। धामी सरकार 8वें कदम से उत्तराखंड को नंबर 1 बनाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां अलग अलग धर्म के पर्सनल लॉ नहीं बल्कि समान कानून लागू होंगे और हर धर्म की महिलाएं बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे सशक्त बनेगी। राज्य में लिव इन रिलेशनशिप को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि धामी सरकार ने कौन से 7 कदम उठाए। पहला कदम, 2022 के आम चुनाव से पहले सरकार ने यूसीसी लागू करने की घोषणा की। दूसरा कदम, सरकार गठन के बाद पहली बैठक में यूसीसी लागू करने का फैसला लिया गया। तीसरा कदम, सेवानिवृत्ति न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। चौथा कदम, कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद 7 फरवरी को राज्य विधानसभा में विधेयक पास हुआ। पांचवा कदम, राष्ट्रपति की सहमति से 12 मार्च को यूसीसी अधिनियम पारित किया गया। वहीं छठवां कदम की बात करें तो यूसीसी की नियमावली और क्रियान्वयन के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में विशेष समिति का गठन किया गया। 7वां कदम, नियमावली तैयार करके 18 अक्टूबर को सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई। और 8वां कदम, मंत्रिमंडल की बैठक करके राज्य सरकार यूसीसी कानून लागू करेगी। तो 7 कदम के बाद 8वां कदम धामी सरकार उठाने जा रही है, जिसके बाद देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड जहां पर यूसीसी लागू हो जाएगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, 7 कदम धामी सरकार ने उठा लिया है, अब 8वां कदम जिसके बाद उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां यूसीसी कानून लागू हो जाएगी। बिल्कुल, उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां पर यूसीसी कानून लागू होगा और उत्तराखंड ही देश का ऐसा पहला राज्य बनेगा जहां आजादी के बाद इस यूसीसी कानून को लागू करने का काम राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। इस कानून को लागू होते ही राज्य में ये कह सकता है कि एक समान अधिकार सभी नागरिकों के लिए यहाँ पर लागू हो जाएंगे। यानी अगर किसी भी धर्म का कोई पर्सनल लॉ यहाँ पर है वो किसी भी प्रकार से यहाँ पर काम नहीं करेगा, बल्कि जो कानून यूसीसी कानून के दायरे में जो नियम और जो नियमावली बनी है उसी के तहत राज्य सरकार के तहत यहाँ पर कानून लागू किए जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा प्रावधान ये किया गया है कि महिलाओं को और सशक्त बनाने का काम यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से इस यूसीसी कानून के भीतर यहाँ पर किया गया है। यानी महिलाओं के जो अधिकार होंगे वो भी पुरुषों की भांति यहाँ पर होंगे, चाहे वो संतान से हो, शादी विवाह से जुड़े हो या फिर संपत्ति से जुड़े हुए अधिकार हो। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पुरुषों को अधिकार दिया जाता था
उसमें भी अभी कह सकते हैं कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने का काम यहाँ पर होगा। अगर कोई व्यक्ति जिस तरह से पूर्व में 3 तलाक या इस तरीके से कोई तलाक या शादी को विच्छेद करने का काम यहाँ पर करता था, अब वो सब न्यायिक प्रक्रिया के तहत यहाँ पर होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति तलाक लेना चाहेगा या अपनी शादी को तोड़ना चाहता है तो उन सब चीजों के लिए पूरी तरीके से उसे न्यायिक प्रक्रिया से यहाँ पर गुजरना होगा। न्यायालय से ही उसका पूरा यहाँ पर जो काम होगा वो न्यायालय से ही उसका काम होगा। और उसके बाद महिला को भरण पोषण का भी अधिकार यहाँ पर दिया गया है, यानी संबंधित व्यक्ति से उसको भरण पोषण के लिए एक जो निर्धारित जो रकम है उसको यहाँ पर तय करनी होगी और उसके बाद ही वो अपनी शादी को तोड़ने का काम यहाँ पर कर सकता है। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो अक्सर जो चर्चाएं बनी रहती है वो भी कानून के दायरे में यहाँ पर आ जाएगा। उसका रजिस्ट्रेशन होना भी बहुत जरूरी यहाँ पर अनिवार्य यहाँ पर हो जाएगा। ये कहा जा सकता है कि अब अगर इस कानून के लागू होने से सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अगर किसी संतान की मृत्यु यहाँ पर हो जाती है तो जो माता पिता होंगे, माता पिता उस संतान के जो संपत्ति है उसके भी वारिस यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। अब तक ये सब चीजें कानून में प्रावधान नहीं थी, लेकिन यूसीसी आते ही वो सब चीजें यहाँ पर ये कह सकते हैं कि निहित हो यहाँ पर हो जाएंगी और ज्यादातर अधिकार महिलाओं को सशक्त बनाते हुए नजर आएंगे। यानी उत्तराखंड राज्य में दूसरे राज्यों की अपेक्षा महिलाएं सशक्त बनने का काम यहाँ पर करेंगे। अभी तक राज्य सरकार की तरफ से जो कदम यूसीसी कानून को लेकर उठाए गए वो सराहनीय कदम है। राज्य की जनता उन कानूनों की सराहना यहाँ पर करी है। सिर्फ कुछ जगहों पर ये कह सकते हैं कि विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो इसको लेकर अपना आक्रोश जरूर यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से लगातार समझाने का प्रयास ऐसे लोगों को यहाँ पर किया जा रहा है जिन लोगों को अधूरी जानकारी इस कानून को लेकर। यूसीसी कानून को लेकर लगातार सियासत भी तेज है और विपक्षी पार्टियों के द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ नया नहीं है इस कानून में। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर, यूसीसी कानून को लेकर सीधे तौर पर राज्य सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है यूसीसी केंद्र का मसला है, केंद्र का मसौदा है और उसे केंद्र सरकार की तरफ से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आज राज्य सरकार यूसीसी को लागू करती है और उसके बाद कुछ समय बाद केंद्र सरकार यूसीसी लागू करती है तो फिर सीधे तौर पर जो राज्य सरकार का जो कानून होगा वो किसी काम का यहाँ पर नहीं हो पाएगा, उसको क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। और अगर राज्य सरकार का कानून की अगर हम बात करते हैं तो राज्य सरकार का कानून राज्य के दायरे के भीतर यहाँ पर होगा, यानी उत्तराखंड सीमा से बाहर इस कानून का कोई असर नहीं होगा। ऐसे में इस कानून का दुरुपयोग यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा, लोग दूसरी जगहों पर जाना शुरू कर देंगे इस तरीके से, चाहे वो लिव इन रिलेशन से जुड़े हों या फिर दूसरे मामलों पर, वो इसका दुरुपयोग करना शुरू यहाँ पर कर सकता है। इसलिए विपक्षी दल लगातार इन सब चीजों को लेकर हमलावर यहाँ पर हो रहा है, राज्य सरकार पर हमले करने का काम कर रहा है, इसको लेकर यूसीसी कानून को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि राज्य सरकार की तरफ से लगातार इस बात को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हर उस कानून का हर उस दायरे को यहाँ पर, यानी जो भी प्रावधान इस कानून के तहत किए गए उन सभी का समाधान इसके भीतर है। लोगों को कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरने का काम यहाँ पर करना पड़ेगा और अगर कोई उल्लंघन यहाँ पर करता है, नियमों का उल्लंघन करता है, कानून को तोड़ने का काम करता है तो उसके खिलाफ सजा जैसे प्रावधान भी इसमें रखे गए। तो सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि पक्ष विपक्ष अब यूसीसी कानून को लेकर आमने सामने आ चुके हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और सीधे तौर पर एक दूसरे को इस कानून के मामले पर कमतर करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से राज्य सरकार की पहल इस कानून को लागू करने को लेकर रही है वो सराहनीय पहल कही जा सकती है और अब ये कहा जा सकता है कि जल्द ही मंत्रिमंडल के सम्मुख इस कानून को लाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जो नियमावली समिति की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई उसे मंत्रिमंडल के सम्मुख रखने का काम किया जाएगा और उम्मीद है कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन मुख्यमंत्री की तरफ से यह सौगात राज्यवासियों को दी जा सकती है और 9 नवंबर को ही उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य होगा जहां आजादी के बाद यूसीसी कानून लागू किया जाएगा। जी बिल्कुल, अब है लिव इन रिलेशनशिप और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कई कानून बनाए जाएंगे और विवाह को लेकर क्या कुछ यूसीसी कानून लागू होने के बाद नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि अभी तक उत्तराखंड में किसी भी तरीके से विवाह को लेकर जो ज्यादातर जो कानून थे वो छोटे ही यहाँ पर नजर आते थे, यानी किसी की बाध्यता ऐसी नहीं थी कि उनका रजिस्ट्रेशन कराना यहाँ पर जरूरी होगा। शादी ब्याह के जो कानून है, चाहे आप हिंदू धर्म के कानून समझ लीजिए, मुस्लिम समाज के कानून समझ लीजिए, सिख धर्म के कानूनों को समझ लीजिए, उनमें अपने उनके पर्सनल लॉ यहाँ पर काम करते थे, किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता था। मुस्लिम धर्म के जो कानून थे खास तौर पर उसको लेकर कई तरीके की सवाल या भ्रांतियां खड़ी होती रहती थी।
थी। हिंदू धर्म में भी रजिस्ट्रेशन जैसे अनिवार्य चीजों को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया था कि कोई शादी करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अनिवार्य करेगा। लेकिन अब जैसे ही यूसीसी कानून लागू होगा तो किसी भी प्रकार से ये अलग अलग धर्मों के जो पर्सनल कानून थे, पर्सनल लॉ थे, वो सब समाप्त यहाँ पर हो जाएंगे और एक समान कानून यहाँ पर लागू होगा सभी धर्मों के लिए भी, सभी चीजों के लिए भी, और वही प्रावधान अब सभी धर्मों के लिए यहाँ पर होंगे जो यूसीसी के तहत यहाँ पर रखे गए हैं। यानी किसी भी प्रकार से आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी धर्म का उल्लंघन यहाँ पर हो, बल्कि हर धर्म को देखकर, यानी जो विशेषज्ञ जो समिति यहाँ पर रही है, जिनकी तरफ से नियमावली को तैयार करने का काम यहाँ पर किया गया है, क्या क्या प्रावधान इसमें होने चाहिए, उनकी तरफ से 140 बैठकें इस मामले पर यहाँ पर की गई है। इन 140 बैठकों में यही सब चीजें डिस्कस यहाँ पर की गई है कि यूसीसी के नियम जो होंगे, कानून पे जो काम होंगे, वो किस प्रकार से यहाँ पर काम करेंगे और किस प्रकार से उसका असर यहाँ पर होगा। अब राज्य सरकार को ये तैयारी यहाँ पर करनी होगी कि जब इस कानून को लागू करेंगे तो उससे पहले जो कानून का समर्थन करने वाले जो कर्मचारी अधिकारी हैं, जो विभाग हैं, उनके अधिकारियों को प्रशिक्षित यहाँ पर जरूर करना होगा और उसके लिए ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं कही जा सकती है। जो विशेषज्ञ जो बताते हैं वो यही है कि 10 से 15 दिन का समय उनको प्रशिक्षण देने में यहाँ पर जाएगा और उसके बाद इस कानून का वो विधिवत रूप से संचालित यहाँ पे करा सकते हैं, जनता के लिए लागू करा सकते हैं। तो उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि तैयारी राज्य सरकार की तरफ से कर दी गई है, जल्द ही अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट भी सौंप दिया गया है। ऐसे में 8वां कदम और फाइनल कदम सरकार का क्या कुछ होने वाला है? ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस से पहले इसे कैबिनेट पर लाने का काम यहां पर करेगी। उम्मीद है कि अगले 10 से 15 दिन के भीतर राज्य सरकार की तरफ से एक कदम यहां पर उठाया जाएगा और इस कदम के तहत एक कैबिनेट यहां पर बुलाई जाएगी। कैबिनेट में इसको कानून को रखने का काम यहां पर किया जाएगा, कैबिनेट से इसे बाकायदा पास करने का काम यहां पर किया जाएगा जो नियमावली है, क्योंकि पहले ही इस विधेयक को राज्य सरकार की तरफ से विधानसभा से पास कराया जा चुका है। राज्यपाल की मंजूरी इस विधेयक को यहां पर मिल चुकी है, राष्ट्रपति की मंजूरी यहां पर मिल चुकी है और अब सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो कानून होगा, यानी जो नियम होंगे, किस प्रकार से आरोपित होंगे, क्या कुछ नियम वाले प्रावधान होगा, उसको कैबिनेट के सम्मुख लाने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा और उसको पास कराकर इसे विधिवत रूप से कानून का नाम देकर राज्य में इसे एक्ट को लागू करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। और ये बड़ा कदम इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से इस कानून को बनाने का काम यहां पर किया गया है, यह सरकार का जो वायदा था उस वायदे को तो पूरा करने वाला कहा ही जा सकता है, लेकिन इस कानून पर देश के अन्य दूसरे जो राज्य हैं उनकी निगाहें भी टिकी हुई है कि किस प्रकार से उत्तराखंड में ये कानून काम करेगा, तो क्या कुछ कानून के प्रावधान यहां पर होंगे, क्योंकि उसके बाद यह समझा जा सकता है कि जो बीजेपी शासित जो राज्य होंगे, कम से कम वहां पर भी इसी तरीके का यूसीसी कानून को लाने का काम राज्यों की तरफ से और यहां पर किया जा सकता है, ताकि जब देश में एक यूसीसी कानून को केंद्र की तरफ से लागू करने का हो तो ज्यादातर राज्य इसे पहले से ही अपना यहां पर चुके होंगे और इस चीजों के काम करने का तरीका यहां पर बदल चुका होगा। बिल्कुल, ऐसे में ड्राफ्ट दे दिया गया है और जल्दी यूसीसी कानून लागू किया जाएगा और ये पहला राज्य होगा उत्तराखंड जहां यूसीसी कानून लागू किया जाएगा। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कब तक ये कानून लागू होता है। अब बने रहिए अभी हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। खबरों बढ़ते आगे। राज्य सरकार को यूसीसी नियमावली समिति के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा है कि यूसीसी लागू होने से राज्य में महिलाएं सशक्त होंगी, उनके अधिकारी भी वृद्धि होगी, उनके अधिकारों में वृद्धि होगी और अब अपने नाम के हिसाब से यह कानून राज्य में काम करने लगेगा। आपको बता दें कि यूसीसी लागू होते ही महिलाओं को पुरुषों की तरह समान अधिकार मिलता हुआ नजर आएगा, जिससे राज्य में महिलाएं बाकी राज्यों की तुलना में सशक्त नजर आएंगी। तो उत्तराखंड में जल्द लागू, इसके नाम से ही स्पष्ट है समान नागरिक संहिता, तो सभी नागरिकों को समान अधिकार देती है और समान न्याय प्रदान करती है। जहाँ तक महिलाओं के अधिकारों की बात है, वहीं पर पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार, लिव इन में अगर कोई है तो उसके पंजीकरण की व्यवस्था, साथ ही साथ एक से अधिक विवाह नहीं करने की व्यवस्था इसमें है। तो ये सब जो कदम हैं ये महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के हितों को और उनको एक अच्छा माहौल प्रदान करने के लिए, चाहे पारिवारिक हो चाहे सामाजिक हो, एक बेहतर व्यवस्था देता है। खबरें बढ़ते आगे। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। गढ़वाल लोकसभा में खुलेंगे 3 मिनी स्टेडियम, कॉलेजों में बनेंगे जिम्नेजियम। गढ़वाल सांसद ने केंद्रीय मंत्री मांडविया से मुलाकात की है। अनिल बलूनी ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से
मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री मांडविया ने अपनी सहमति दे दी है। अब गढ़वाल के युवाओं को नई सुविधाएं मिलने जाएगी। युवाओं को उनके कॉलेज में ही मिल सकेंगे खेलों की सुविधा। तो वही वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सचिवालय में सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाले शीर्ष 5 विभागों की समीक्षा बैठक करी, जिसको लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि लोक निर्माण, ग्राम्य विकास, सिंचाई, शहरी विकास, आवास और विद्यालय शिक्षा विभागों की समीक्षा बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि इसमें हमने विभागों का पूंजीगत खर्च भी देखा, जिसमें यह पाया गया कि पूंजीगत खर्च नहीं हो पाया। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा लगातार बने हुए हैं। अभय, क्या कुछ है पूरा मामला और विभागों के खर्च पर कल अहम बैठक की गई? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि राज्य में जो मित व्ययता है उसको सुधारने का काम अब सरकार की तरफ से यहाँ पर करने का काम किया जा रहा है। खासतौर पर ऐसे विभाग जो राजस्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उनकी समीक्षा करने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि सरकार को राजस्व की प्राप्ति अधिक से अधिक यहाँ पर हो सके। विभागों के जो तय लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्त यहाँ पर किए जा सके और उत्तराखंड में संसाधनों को बढ़ाने का काम सरकार की तरफ से किया जा सके। जो सुझाव इस संबंध में मिले हैं, चाहे वो विभागों को या विशेषज्ञों को, उसके अनुरूप विभाग किस प्रकार से काम यहाँ पर कर सकता है ताकि राजस्व वृद्धि यहाँ पर हो सके और सरकार के पास एक अच्छी आय, यहाँ सरकार को एक अच्छी आय यहाँ पर मिल सके, जिससे राज्य में विकास के कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जा सके। इसके अलावा जो मित व्ययता में खासतौर पर जो खर्च, अवैध जो खर्च यहाँ पर हो रहे हैं, यानी जो एक्स्ट्रा जो खर्चे हो रहे हैं उन पर किस प्रकार से लगाम यहाँ पर लगाई जा सकती है। खासतौर पर जो शासकीय जो काम होते हैं उन शासकीय कामों को किस प्रकार से यहाँ पर किया जा सकता है, उसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की जो जिम्मेदारी है वो किस रूप में तय की जा सकती है ताकि कार्यों की गुणवत्ता भी यहाँ पर बनी रहे, तय समय पर काम हो सके और जनता की जो समस्या है उनका समाधान भी यहाँ पर हो सके। इसके अलावा जो विभाग का जो लक्ष्य है राजस्व प्राप्ति में, उस लक्ष्य को तय समय पर सिर्फ प्राप्त ही नहीं किया जा सके बल्कि उस लक्ष्य से आगे बढ़ने का काम यहाँ पर किया जा सके ताकि उससे जुड़े हुए जो दूसरे विभाग हैं वो भी प्रेरित हो सके और राजस्व वृद्धि को लेकर अपना काम यहाँ पर बेहतर तरीके से कर सके। राज्य सरकार की तरफ से लगातार दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं। बैठकों के माध्यम से अधिकारियों से समीक्षा यहाँ पर ली जा रही है। कोशिश यही है सरकार की कि ऐसी समीक्षाओं के रिजल्ट यहाँ पर निकल सके और विभागों की जो आय है वो यहाँ पर बढ़ सके, अधिकारियों कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय हो सके। साथ ही विभाग के भीतर जो एक्स्ट्रा खर्च है उन खर्च पर लगाम लगाई जा सके ताकि जो राजस्व प्राप्ति हो रही है उसकी संख्या यहाँ पर उसकी जो वृद्धि है वो यहाँ पर बढ़ सके। तो कोशिश है, अब देखना यही होगा कि सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जो विभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है, उस रूप में अधिकारी किस प्रकार से काम यहाँ पर करते हैं और जो तय लक्ष्य है वो कब तक सरकार के रूप यहाँ पर विभाग अपने प्राप्त यहाँ पर कर सकते हैं ताकि सरकार को अच्छा राजस्व यहाँ पर प्राप्त हो सके। जी बिल्कुल। अब इस बैठक में कौन कौन से विभाग शामिल हुए? जी ये कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा विभाग खनन का यहाँ पर है, जो राजस्व के क्षेत्र में सरकार को सबसे ज्यादा आय यहाँ पर प्रदान करता है। इसके बाद चाहे आबकारी हो, सिंचाई हो, पेयजल हो या फिर वन निगम हो, जो सीधे तौर पर सरकार को राजस्व प्राप्त करने में बड़ी सहायता यहाँ पर प्रदान करते हैं। साथ ही जो दूसरे ऐसे विभाग है जो खासतौर पर जनता से जुड़े हुए हैं, चाहे आपका कृषि हो या फिर पेयजल का हो या फिर इसकी जो निर्माण जो विंग है, चाहे सिंचाई विभाग की जो निर्माण जो विंग होती है जहां पर निर्माण कार्यों को आदि काम करने का काम करते हैं, उनकी भी समीक्षा यहाँ पर की गई है। तो कोशिश यही है कि सरकार अपने उन नवरत्नों को तलाशने का प्रयास यहाँ पर कर रही है ताकि ये वो विभाग है जो अपने आय के स्रोत बढ़ाने का काम यहाँ पर कर सके और सरकार को जो राजस्व वृद्धि के जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद यहाँ पर प्रदान हो सके, क्योंकि सरकार का जो लक्ष्य है वो उत्तराखंड राज्य को विकास की श्रेणी में आगे बढ़ाने का है
उत्तराखंड को देश के अन्य राज्यों के की तुलना में विकास की श्रेणी में सबसे ऊंचा खड़ा करने का है। और उसके लिए जरूरी है कि हर विभाग अपने तय लक्ष्यों से आगे बढ़ने का काम यहाँ पर कर सके। तो लक्ष्य प्राप्ति राजस्व प्राप्ति का ही नहीं बल्कि विकास में भी सहयोग देने का है। और उसके लिए कोशिश यही है कि अगले 10 साल का रोडमैप विभाग को अपने स्तर पर तैयार यहाँ पर करना होगा कि विभाग अगले 10 सालों में क्या क्या अचीवमेंट यहाँ पर कर सकता है और जनता से जुड़ी हुई जो विकास की योजना है उन्हें किस रूप में धरातल पर उतार सकता है। अब देखना है क्योंकि लगातार बैठक की जा रही है, समीक्षा की जा रही है, आय की वृद्धि को लेकर ये समीक्षा की जा रही है, तो ऐसे में क्या कुछ रूपरेखा तैयार किया जाएगा जिससे राजस्व विभाग में वृद्धि हो? तो बिल्कुल ये समझा जा सकता है कि जो विभागों में जो तय जो लक्ष्य किए गए चाहे वो राजस्व प्राप्ति के हों या फिर विकास के कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के हों, उसके लिए अधिकारियों कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार के सामने नजर आ रही है। और उसके लिए विभागों को निर्देशित किया जा चुका है। जिन परियोजनाएं जो या जो दूसरी योजनाएं यहाँ पर संचालित हो रही है उनके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी यहाँ पर तय की जा रही है ताकि किसी भी लापरवाही पर उस अधिकारी को दंडित यहाँ पर किया जा सके, उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जा सके। कार्यों में अगर राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हो इसको लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड शासन में हुआ बड़ा बदलाव। आईएएस अधिकारी के कार्य क्षेत्र में हुआ है बदलाव। 38वें नेशनल गेम्स से पहले ये बड़ा बदलाव हुआ है। खेल एवं युवा कल्याण निदेशक बदले गए हैं। आईएएस प्रशांत आर्य को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड शासन में बड़ा बदलाव हुआ है। तो चारधाम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का आना जारी है। धामों के कपाट बंद होने की तारीखें घोषित। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी दी है। 1 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। यमुनोत्री केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद होंगे। 1 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। यमुनोत्री के 3 नवंबर को, तुंगनाथ के 4 नवंबर को, बद्रीनाथ धाम के 17 नवंबर को और केदारनाथ धाम के 3 नवंबर को कपाट बंद हो रहे हैं। तो जो भी दर्शनार्थी दर्शन करना चाहें वो पहले पहुंच के दर्शन कर सकते हैं। वही खबर रुड़की से है, जहां आईआईटी की मेस में चूहे मिलने की खबर चलने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी रुड़की आईआईटी पहुंचे और मामले की गंभीरता से जांच कर प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए 3 दिनों में जवाब भी मांगा है। तो मेस के ठेकेदारों को नोटिस दिया गया है। 3 दिनों में जवाब भी तलब किया गया है। जो अखबारों में सुर्खियों में आया, मीडिया के माध्यम से पता चला कि ये ऐसे वहाँ पे बच्चों ने शिकायत की है जिसपे भी जो कैंटीन है उसमें खाना जो है सही तरीके से उसको बच्चों को नहीं परोसा जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हमने आज कैंटीन पहुँचे पूरी टीम के साथ और हमने वहाँ इंस्पेक्शन किया है और जो भी शिकायत थी उसको इस आधार पर हमने वहाँ पर इंस्पेक्शन किया है, जिससे कि हमारे तीनों पक्ष को देखते हुए यानी कि आईआईटी का जो प्रशासन है उनका भी और जो कैटरिंग जो उन्होंने दिया है, ठेका दिया है, उसकी हमने जांच की है। जो भी कमियां पाई गई उसके लिए हमने नोटिस जारी किए हैं, उनको समय दिया है 3 दिन के अंदर अपना जवाब देंगे। तो शेड्यूल 4 का जो उल्लंघन किया जा रहा है उसके बारे में जवाब मांग रहा है। अगर जो भी ऐसी कमियां पाई जाएंगी उसके जवाब आने के बाद हमारे जो टीम के जो इंस्पेक्शन के लिए हमने टीम बनाई है उस पर हमने योगेंद्र पांडे हरीश भी रुड़की को इंस्पेक्शन अधिकारी नियुक्त किया है। इसी के साथ फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।